हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस मिशन पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे एईडीओ में जो इंग्लिश और हिंदी का जो लैंग्वेज पेपर का एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड यहाँ पे सेट कराया जा रहा है। तो अभी हम इंग्लिश का सेट करवा रहे थे, इससे पहले 5 सेट हो चुका है। आज हम लोग 6 नंबर सेट करवाने वाले हैं। तो आई होप कि आपने इससे पहले जो 5 सेट हुआ है उसको देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो वो भी देखिए और ये भी देखिए, और बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से लड़ेंगे। और आपको एईडीओ के एग्जाम में इंग्लिश में पास करना है, तभी आपका मेन कॉपी चेक होगा। और पास करना है तो इसमें नेगेटिव को भी ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। चलिए इसको शुरू करते हैं। आज हमारा सेट नंबर 6 है। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट appropriate to substitute the underlying segment. If there is no need to substitute it, select no improvement। कह रहा है कि इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन किया गया है यहाँ से यहाँ तक, इसमें कुछ गलती है, उस गलती को पहचानना है और ऑप्शन में से ढूंढना है। अगर कोई गलती नहीं है तो आप नो इम्प्रूवमेंट करेंगे, मतलब इसमें टिक लगाएंगे ई में, ठीक है। अगर गलती नहीं मिलता है तो ऐसे देखते हैं पहले इसमें क्या गलती है। तो ये हमारा सेंटेंस है, वन ऑफ द फैक्टर फॉर हर फेलियर इज द लैक ऑफ कंसंट्रेशन इन स्टडी। कह रहा है कि उसके स्टडी में वो जो सक्सेस नहीं हो पाई है, फेलियर हो गई है किस चीज़ में, स्टडी में। उसका जो जिम्मेदार है उसके पीछे का वो है कंसंट्रेशन में कमी, लैक ऑफ द कंसंट्रेशन में कमी। तो यहाँ पे जो वन ऑफ द फैक्टर है इसमें गलती है। वन ऑफ के बाद हमेशा ये प्लूरल नाउन आना चाहिए। देखिए, वन ऑफ द, उसके बाद प्लूरल नाउन, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। देखिए, ये फैक्टर प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। और ये सिंगुलर वर्ब हमारा सही है, क्योंकि सिंगुलर वर्ब चाहिए था। तो देखते हैं इसको, इसमें गलती कहाँ है। यहाँ फैक्टर में एस लगाने हैं। तो ये देखिए, वन ऑफ द फैक्टर्स, ये सही हमारा, क्योंकि जब कभी भी वन ऑफ द आता है तो सिंगुलर वर्ब होता है और प्लूरल नाउन होता है। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। कह रहा है कि इसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपको भरना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और उसमें से चुन करके सही भरना है और इस सेंटेंस को सही करना है, ठीक है। टाइमली अलर्ट्स अबाउट फ्लड्स इन भूटान। कह रहा है कि भूटान में जो ये फ्लड आते हैं और इसके रिगार्डिंग जो टाइमली अलर्ट दिया जाता है वो डैश करता है, डैश अ ब्लेसिंग्स टू इंडियन विलेजर्स। तो ये है हमारा हैव प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, हैव प्रूव्ड जाएगा, ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नो सूनर डिड वी अराइव एट द एयरपोर्ट देन वी गॉट ऑन टू आवर फ्लाइट टू अटलांटा। देखिए, जब कभी भी नो सूनर आता है तो नो सूनर के बाद डिड तो लगाते हैं, ये सही है, लेकिन डिड के बाद हमेशा V1 आता है। V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हो गया, थर्ड फॉर्म हो चुका है, तो इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे होगा डी, हाँ, ये नहीं, ये भी नहीं, ये सही है। डिड वी अराइव। देखिए, अराइव क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, V1 है, ये V3 था, इसलिए ये गलत हो गया था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। डिड के समझ में आ गया होगा कि डिड के साथ हमेशा V1 ही आता है, V3 या V2 नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Select the most appropriate option that can substitute the underlined word in the given sentence। कह रहा है कि ये जो सेंटेंस है इसमें एक अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया है, इसमें क्या गलती है ये बताना है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। शी हैज गॉन टू द स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब कॉपी किताब का जो दुकान होता है उसको स्टेशनरी बोलते हैं।
स्टेशनरी स्टोर टू बाई अ सीजर। देखिए, जब कभी भी सीजर आए, सीजर आए या फिर गॉगल आए, ट्राउजर आए, ठीक है, या पैंट आए, या फिर और क्या आ सकता है इसमें जो हमेशा जोड़ा में होता है, आई ग्लासेस, तो ये सब हमेशा जोड़ा में होता है, इसलिए इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम अ पेयर लगाते हैं। अ पेयर, इसमें भी अ पेयर लगेगा, इसमें भी अ पेयर लगेगा, इसमें भी अ पेयर लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, ठीक है। जब कभी भी इस तरह से आते हैं जिसमें दो दो चीज होता है, जैसे सीजर्स में दो होता है, जैसे अगर हम सीजर बनाए तो एक ऐसे रहता है और एक फिर इधर से ऐसे रहता है, मतलब इस टाइप का रहता है, इस टाइप का दो रहता है। पैंट में भी देखिए तो पैंट ऐसा दो होता है, एक इधर एक इधर। चश्मा है हमारे पास, गॉगल्स बोलते हैं जिसको, इसमें भी दो होते हैं, दो पार्ट होता है, तो इसको हम सिंगुलर बनाने के लिए अ पेयर लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या लगेगा, बाई अ पेयर, पेयर ऑफ सीजर, ठीक है। तो बाई अ पेयर ऑफ सीजर यहाँ पे सही है, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द बुक whom आई वांटेड टू बाई, कह रहा है कि यही वो बुक है जिसे मैं खरीदना चाह रहा था। देखिए, whom जब कभी भी आता है ना, तो ये समझ लीजिए कि whom लिविंग थिंग के लिए आता है, लिविंग थिंग्स, खास करके किसी व्यक्ति के लिए, ठीक ना, किसी मैन के लिए, वो ही भी हो सकता है और सी भी हो सकती है, ठीक है, ही और सी कुछ भी हो सकते हैं। whom का उपयोग हमेशा किसी व्यक्ति के लिए होता है, बस यही समझना है। लेकिन हम यहाँ बुक की बात कर रहे हैं, तो बुक के केस में whom नहीं लगाएंगे, हम which लगाएंगे, which। तो ये गलती है यहाँ पे। जी जी जी, ये यहाँ पे गलती है, whom नहीं होगा, यहाँ which होगा, which नॉन लिविंग थिंग के लिए लगता है, नॉन लिविंग थिंग्स। तो बुक क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। whom कब लगाएंगे, जब किसी व्यक्ति की बात होगी तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatically error। कह रहा है कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया गया है और उसको 4 भागों में बांट दिया गया है। देखिए, 4 भागों में, और इसमें से किसी एक पार्ट में गलती है, उसको आप पहचान करेंगे। मतलब देखिए, फिलिप वाज टू प्राउड फॉर एक्सटेंडिंग अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप। देखिए, टू के साथ जब कभी भी ये वाला टू आता है तो इसके साथ टू लगता है, इसमें कुछ शब्द रहेंगे, कुछ वर्ड रहेंगे, और इस टू के साथ ये ऐसा वाला टू लगता है। तो कहाँ पे लगेगा ये, फिलिप वाज टू प्राउड टू एक्सटेंडिंग, यहाँ पे टू होगा, ये फॉर नहीं होगा, टू होगा। तो इसमें गलती कहाँ है, फॉर एक्सटेंडिंग, यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे टू होना चाहिए, क्योंकि टू के साथ हमेशा टू लगता है, ठीक है, इसको याद कर लेना है। टू ऑलवेज टेक्स टू, ये डबल टू पहले रहेगा, डबल ओ वाले, और एक ओ वाले बाद में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट्स, इन केस नो इम्प्रूवमेंट्स is needed, select no improvements required. These days, judging someone is easier than respecting them। कह रहा है कि आजकल के जमाने में लोगों को रेस्पेक्ट करने के बजाय उनके बारे में उनको जज करना ज्यादा आसान हो गया है, ठीक है। देखिए, इज इजियर, यहाँ देन नहीं होगा, दैन होगा, क्योंकि हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। कंपेयर में हमेशा दैन आता है। क्या कंपेयर कर रहे हैं कि हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं लेकिन जज करते हैं, तो जजिंग को रिस्पेक्ट से कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए हमको यहाँ पे दैन लगाना है, ना कि देन लगाना है, ठीक है। देन टाइम के केस में होता है, कंपेयर के केस में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। Select the most appropriate option to fill in the blanks. The businessman has dash connections in the industry। कह रहा है कि जो बिजनेसमैन है उसका इंडस्ट्री से कनेक्शन होता है, तो वही कनेक्शन के बारे में कैसा कनेक्शन होता है, रिस्पेक्टिव होता है, रिस्पेक्टेबल होता है और रिसेप्टिव होता है। देखिए, यहाँ पे तो देखने से ही लग रहा है कि यही होना चाहिए,
रिस्पेक्टेबल, ठीक है। तो बिजनेसमैन का इंडस्ट्री से रिस्पेक्टेबल कनेक्शन होता है। ये रेस्पेक्टिव और ये क्या है, ये रिस्पेक्टिव और इरेस्पेक्टिव दोनों गलत है। चलिए, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। इम्पीड, इम्पीड का मतलब क्या होता है, रुकावट, रुकावट, ठीक है। स्लो डाउन, स्लो डाउन, ठीक है। हिंडर, ये सब इम्पीड का सिनोनिम है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, थॉट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सेम पूछा है ना, सेम, ठीक है, सेम फिर यही रहेगा वर्ड, ठीक है। तो थर्ड मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है इम्पीड, इम्पीड, इम्पीड मतलब रुकना, रुकना, ठीक है। हम हैम्पर, इसको हम हैम्पर भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। कह रहा है कि ये जो वर्ड है सगैसियस, इसका सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, इसके जैसा ही अर्थ रखने वाला वर्ड बताना है। देखिए, सगैसियस मतलब होता है इंटेलिजेंट, क्या होता है, इंटेलिजेंट। इसको हम वाइज भी बोल सकते हैं, इसको हम प्रूडेंट भी बोल सकते हैं। प्रूडेंट मतलब भी इंटेलिजेंट ही होता है। तो क्या हो जाएगा, जुडिशियस, जुडिशियस मतलब भी प्रूडेंट, इंटेलिजेंट, ठीक है, और वाइज हो सकता है। तो सिनोनिम सगेसियस का ये हो जाएगा। डिलीशियस का क्या होगा सिनोनिम, यम्मी, ठीक है। टेस्टफुल, टेस्टफुल हो सकता है। और प्रीशियस मतलब कीमती, जिसको हम प्राइसी कह सकते हैं, प्राइसी, कीमती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। देखिए, लंदन इज डैश यूरोपियन सिटी, कह रहा है कि लंदन डैश यूरोपियन सिटी है। तो अ होगा, एन होगा या द होगा। देखिए, पहले हम इसकी बात करते हैं, यूरोपियन, इसको हिंदी में लिख के देखते हैं, यूरोपियन। हमें इस लेटर से मतलब नहीं होता है दोस्तों, हमें इसके साउंड से मतलब होता है। यूरोपियन में क्या है, यू है, तो यू क्या आ रहा है, अ आ ई में नहीं आ रहा है। अगर इसमें आ जाएगा तो हम एन लगाएंगे, इसके अलावा कहीं भी आएगा तो हम क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। तो ये यू आ रहा है यार हवा में, तो यहाँ पे अ होगा। तो लंदन इज अ यूरोपियन सिटी, ठीक है। ये बार बार बता रहे हैं आप लोगों को, इसको ध्यान में रखिएगा। इफ सी लाइक समथिंग, अगर वो कुछ पसंद करती है, सी विल बाई इट डैश मच इट कॉस्ट, मतलब चाहे जितना भी उसका कीमत हो वो उसको पसंद करेगी तो खरीदेगी। तो ये होता है हाउ एवर, हालांकि, ठीक है, हाउ एवर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम, इम्पेकेबल। इम्पेकेबल मतलब होता है प्योर, ठीक है, प्योर, गुड। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, खराब। खराब से रिलेटेड क्या है, ब्लेमिस्ड, नहीं। ये होता है टार्डी, टार्डी मतलब खराब। एक होता है टार्डी के अलावा इसको और क्या बोल सकते हैं, ये अनसलिड मतलब अच्छा होता है, तो सलिड हो जाएगा, सलिड मतलब खराब। ये अनसलिड इसका पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब सिनोनिम है। और ये फ्लोलेस भी इस इम्पेकेबल का सिनोनिम ही हो जाएगा, ठीक है। इसका स्पॉटलेस भी हो जाता है, स्पॉटलेस, या फिर सीनलेस, सीनलेस भी कह सकते हैं। ये सब का सब सिनोनिम, ठीक है। और ब्लेमिश्ड मतलब टार्डी या फिर सलिड, सलिड मतलब खराब। आगे बढ़ते हैं। ये भी क्या है, हमारा एंटोनिम है। एंटोनिम पे करना है उसर्ब का, उसर्ब का हो जाएगा, इसका मतलब होता है किसी चीज को रोक के रखना, ठीक है। टू सीज, SEIZ, टू सीज मतलब रोक के रखना, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हमारा हो जाएगा रिलीज, रिलीज मतलब छोड़ना, छोड़ना, ठीक है। एनेक्स और रेस्ट दोनों इसी का सिनोनिम है। ये और ये दोनों का मतलब होता है टू सीज, ठीक है, और रिलीज में छोड़ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the most appropriate option that can substitute the
underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. Riya sits right besides Simona in the craft class. कह रहा है कि क्राफ्ट क्लास में रिया बिल्कुल सिमोना के बगल में बैठी है। देखिए, तो बगल में बैठने के लिए ये स्पेलिंग सही नहीं है, स्पेलिंग उसका होता है बिसाइड। ठीक है, बिसाइड मतलब होता है बगल में, के बगल में। अगर इसमें हम एस लगा देंगे, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी लगा के दिया हुआ था, उसको सही करने के लिए बोल रहा था, अगर बिसाइड्स कर देंगे तो इसका मतलब होता है के अलावा, के अलावा। इसको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये बिसाइड से रिलेटेड। जब कभी भी के बगल में जैसा सेंस आएगा तो हम एस नहीं लगाएंगे, और के अलावा सेंस आएगा, सॉरी, अगर के बगल में आएगा तो एस नहीं लगाएंगे, ठीक है, और के अलावा जैसा सेंस आएगा तो हम एस लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट डैश देयर ओन। कह रहा है कि जो प्लैनेट होता है उसके पास अपना लाइट नहीं होता है, तो क्या लगेगा इसमें, बाई लगेगा, ऑन लगेगा या ऑफ लगेगा। देखिए, ऑन देयर ओन ये नहीं है, बाय देयर ओन ये भी सही नहीं है, ऑफ मतलब प्लैनेट के पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है, प्लैनेट के पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है, वो किसी और से लाइट लेता है। जैसे अर्थ की बात करें तो अर्थ के पास अपना लाइट नहीं है, यहाँ तक कि मून के पास भी अपना लाइट नहीं है। मून अपना लाइट कहाँ से लाता है, सन से लाता है, सन से रिफ्लेक्ट होकर के वो धरती पे आती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज एज फियरलेस डैश अ टाइगर। जब कभी भी किसी का कंपेयर होगा किसी चीज से तो एज लगाएंगे, तो एज के साथ एक और एज लगेगा। क्या कह रहा है, शी इज एज फियरलेस एज टाइग्रेस। वो उतनी निर्भय है जितना कि एक शेरनी होती है। टाइग्रेस मतलब शेरनी होता है, ये टाइगर नहीं है, टाइग्रेस है, फीमेल वर्जन ऑफ टाइगर। तो एज फियरलेस एज, जब कभी भी तुलना करनी है किसी की तो दो बार एज लगाते हैं, और जिस चीज के बारे में तुलना करना है वो बीच में आता है। ठीक है, एज फियरलेस एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, select the most appropriate option to fill in the blanks. We cannot quote a price. हम किसी भी चीज के प्राइस के बारे में नहीं बता सकते हैं। डैश वी आर अलाउड टू एग्जामिन द सैंपल। जब तक हमको किसी भी चीज का सैंपल नहीं मिलता है तो हम उसके बारे में, उसके प्राइस के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा अनलेस। जब तक कि हमें किसी वस्तु का सैंपल नहीं मिलेगा या फिर कोई वस्तु देखने को नहीं मिलेगा, हम उसका एग्जामिन नहीं कर लेंगे, जांच पड़ताल नहीं कर लेंगे, तो हम उसका क्या नहीं कर पाएंगे, प्राइस नहीं बता पाएंगे। कोट मतलब बताना, लगाना। खैर आगे बढ़ते हैं, कोट मतलब तय करना भी हो सकता है, वहां पे प्राइस तय करने की बात हो रही थी। चलिए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सा गलत है, किसका स्पेलिंग गलत है। चलिए, ये है हमारा इक्विपमेंट, ये है पैराफर्नेलिया और ये है इम्प्लीमेंट्स। देखिए, इसका सही है, ये भी सही है, इसमें गलती है। देखिए कहाँ गलती है, इम्प्लीमेंट्स कैसे लिखाएगा, इम्प्लीमेंट्स। देखिए, ये जो यहाँ पे आई लिखा है, ये वाला आई नहीं होगा, ई होगा। आप लोग खुद से लिख के देखेंगे तो खुद ब खुद आपके हाथों से ई लिखाएगा, आई नहीं लिखाएगा। ठीक है, क्योंकि जो सही होता है वो बाय डिफॉल्ट लिखा जाता है अगर आप बार बार उस वर्ड को लिख रहे हैं तो। सो हेयर इम्प्लीमेंट्स इज राइट, जिसमें ई हो, आई वाला गलत हो गया, तो ये गलत है। और इनकरेक्टली पूछा है तो ये हमारा सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, select the option that expresses the given sentence in passive voice। कह रहा है कि जो सेंटेंस दिया गया है उसके पैसिव वॉइस के बारे में बताइए कि इसमें कौन सा इसका पैसिव वॉइस है। द सेंटेंस इज दे विल मीट फ्रेडी। वे लोग फ्रेडी से मिलेंगे आउटसाइड द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के बाहर। देखिए, फ्रेडी विल मीट देम, नहीं ये गलत है। दे, देखिए जब कभी भी हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें भी3 का ध्यान देना होता है, उसमें भी3 आना चाहिए, इसमें भी3 नहीं है तो ये गलत हो गया। दे वुड बी मेट बाय फ्रेडी आउटसाइड द एयरपोर्ट, नहीं, फ्रेडी विल बी मेट, ये सही है कि फ्रेडी से मिला जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे फ्रेडी को सब्जेक्ट बना दिया, बाय देम उन लोगों के द्वारा, आउटसाइड द एयरपोर्ट। ये मेट क्या है, V3 है। चलिए तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स या फ्रेजेस नेल बाइटिंग। देखिए नेल बाइटिंग हमारा क्या है, इडियम है या फिर फ्रेज भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो इस इडियम का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है डाउट या फिर डिलेमा। इसको डिलेमा बोलते हैं, डायलेमा नहीं बोलते हैं, ठीक है। दिस इज डिलेमा नॉट डायलेमा। चलिए तो इससे रिलेटेड डाउट और डायलेमा, ये डिलेमा से रिलेटेड कौन सा वर्ड है, तो ये हमारा सस्पेंसफुल। सस्पेंसफुल मतलब ये होता है डाउट, ठीक है, या डिलेमा। ये प्लेंटीफुल मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में कोई चीज है तो उसको प्लेंटीफुल बोलते हैं। इसको हम एनफ बोलेंगे, ठीक है, एनफ। और ये पीसफुल मतलब शांति। नेक्स्ट देखते हैं, select the most appropriate one word substitution for the given group of words. Irresistible impulse to steal. steal मतलब होता है चोरी करना। क्या करना, चोरी करना। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी वस्तु को चुराने का आदत है, वो कोई भी वस्तु चुराते रहता है इधर उधर, और इस तरह से वो एक प्रकार का बीमारी का रूप ले लेता है। इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इररेजिस्टिबल इम्पल्स। इम्पल्स मतलब आदत, टू स्टील चुराने का जो आदत है कोई वस्तु को, उस बीमारी का नाम है क्लेप्टोमेनिया। क्या है, क्लेप्टोमेनिया मतलब किसी व्यक्ति में किसी वस्तु को चुराने की आदत होती है, वो कोई भी वस्तु चुराते रहता है, चुरा के अपने पास रख लेता है, दैट इज क्लेप्टोमेनिया। चलिए प्लंडर मतलब होता है टू लूट या फिर रॉब, जबरदस्ती किसी का सामान छीन लेना या हड़प लेना या डकैती कर लेना, ये कहलाता है प्लंडर, ठीक है। मेगालोमेनिया मतलब होता है ईगोमेनिया। ईगोमेनिया सन की इसको बोलते हैं, पागलपन बोलते हैं। इसका एक और वर्ड होता है नार्सिसिज्म, ठीक है। ये सब इसका सिनोनिम हो जाएगा मेगालोमेनिया का। क्लेप्टोमेनिया मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको चोरी करने की आदत है, वो अपने आप को चोरी करने से नहीं बचा पाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, select the most appropriate one word substitution for the given group of words. An amount produced of an agricultural और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कह रहा है कि जो हम एग्रीकल्चर में या फिर किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जो वस्तु उगाते हैं या उत्पाद करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं यील्ड। यील्ड मतलब फसल भी हो जाएगा हमारा जो खेतों से आता है, और हमारा प्रोडक्ट भी हो जाएगा जो कंपनियों से आता है, ठीक है। प्रोडक्ट और फसल इन दोनों को यील्ड कहते हैं, और ये वन वर्ड है किस चीज के लिए, हमारे एग्रीकल्चरल फसल के लिए और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, और अगर आप हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं, ये छठा सेट था, इससे पहले हमने 5 सेट करवा दिया गया है। इस पे 5 हिंदी का भी सेट आने वाला है, और इसके बाद लगभग 15 सेट तक हम लोग इंग्लिश को लेके जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश में फेल ना हो, हिंदी में फेल ना हो, तो इस सीरीज को लगातार देखिए और एग्जाम तक इस चैनल पे बने रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कर दीजिएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। धन्यवाद।